अब रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो हमारे बॉडी का और हमारी इवन लाइफ का भी एक बहुत बड़ा और मेजर पार्ट है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, डिफरेंट मैकेनिज़म्स इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ऐसे सिस्टम में जब कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी सिग्निफिकेंट होती है। तो जब तक सब चीज़ें ठीक चलती रहती हैं तब तक तो ठीक है, बट व्हाट अबाउट डिसऑर्डर्स, व्हाट अबाउट दोज डिजीज़ेस जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से हमारे जुड़ी हुई हैं। और इस सेक्शन में हम उन्हीं डिसऑर्डर्स को देखेंगे, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर्स हैं जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। उनमें कॉमन है ज़्यादातर वो ब्रोंकाइटिस है, देन वी हैव एम्फिज़ेमा, देन वी हैव निमोनिया, देन वी हैव एस्थमा एंड देन वी हैव लंग कैंसर। अब ये सारे के सारे डिसऑर्डर्स जो हैं ये इन वन वे और अनदर ये सारे के सारे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही डैमेज कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम ब्रोंकाइटिस की बात करेंगे। अब ब्रोंकाइटिस जो है क्या है, वो एक बहुत ही कॉमन सा प्रॉब्लम है। और ब्रोंकाइटिस जो है दैट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई क्या है, वो स्ट्रक्चर जो हमारे ट्रैकिया से आगे डिवाइड होकर दोनों लंग्स में जाते हैं वो हमारे ब्रोंकाई हैं। और उनकी इन्फ्लेमेशन जब होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाइटिस। नाम से भी कुछ आपको अंदाज़ा हो रहा है। फिर ब्रोंकाइटिस में होता क्या है, होता ये है कि हमारे पास एक्सेसिव सिक्रीशन प्रोड्यूस हो रही होती है, यानी जो म्यूकस है वो एक्सेसिव अमाउंट में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा जो ट्यूब्स हैं, क्योंकि ब्रोंकाई जो हैं वो खुद ट्यूब्स हैं, तो जो ट्यूब्यूलर वॉल्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग भी हो जाती है। उस स्वेलिंग और एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन की वजह से क्या है कि जो ट्यूब्स हैं, वो जो ब्रोंकाई हैं और आगे भी जो रिमेनिंग ट्यूब्स, फाइन ट्यूब्स बनती हैं हमारे लंग्स के अंदर, वो भी क्या होती हैं, वो नैरो हो जाती हैं। और इसकी वजह से क्या कि फ्रीक्वेंट कफिंग भी होती है इंसान को। फिर जो ब्रोंकाइटिस है उसकी बेसिकली मेजरली दो टाइप्स हैं। वी हैव एक्यूट ब्रोंकाइटिस एंड देन वी हैव क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। अब जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है वो एक नॉर्मल सा प्रॉब्लम है जो बहुत सारे लोगों को हो जाता है और वो 2 वीक्स के अंदर अंदर ठीक हो जाता है। बट इफ़ दिस कंडीशन परसिस्ट और ये बहुत लॉन्ग टाइम के लिए हो तो हम उसे कहते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है इट इज़ सो बैड कि वो 3 मंथ्स से लेके किसी इंसान को 2 साल तक भी रह सकता है अगर ये प्रॉब्लम क्रोनिक की तरफ चले जाए। अब ब्रोंकाइटिस जो है उसके हम फिर बात कर लेते हैं साइंस एंड सिम्टम्स की, कि उसमें क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे पता चले कि ब्रोंकाइटिस है एक बंदे को। तो उसमें सबसे पहला जो सिम्टम है वो तो है कफ। जैसे मैंने कहा कि फ्रीक्वेंट कफिंग होती है, उसके साथ साथ जो है एक फ्रीक्वेंट प्रोडक्शन होती है म्यूकस की, और वो कफिंग के साथ साथ समटाइम्स वो रिलीज़ भी होता रहता है। इसके साथ आपको बहुत ज़्यादा फटीग महसूस होती है, आपको लगता है कि आप थके हुए हैं, यूर टायर्ड ऑल द टाइम। उसके साथ हल्का सा बुखार भी हो जाता है, क्योंकि ब्रोंकाइटिस जो है वो एक आगे इन्फेक्शन की तरफ भी जा सकता है। तो आपकी जो बॉडी है वो स्लाइटली रिस्पॉन्ड करती है और फीवर हो सकता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इसलिए होती है कि जो आपकी ट्यूब्यूलर वॉल्स हैं वो स्वेल हुई हैं और म्यूकस ज़्यादा है और वो जो पैसेज है वो तंग हो गया है। उस पैसेज के तंग होने की वजह से जो आपको सांस लेने में दुश्वारी पेश आ सकती है कि जो ऑक्सीजन है या एयर है वो इतने इजीली मूव नहीं करती उस ट्रैकिया में से जब ब्रोंकाइटिस हुआ हो। और फिर उसके अलावा चेस्ट टाइटनेस भी जो है आपको महसूस होती है, वो इसीलिए होती है कि अगेन वहाँ पे आपको प्रॉपर ऑक्सीजन उस तरह से नहीं मिल पा रही, उस फ्रीक्वेंसी से नहीं मिल पा रही जितनी आपको चाहिए। तो इस तरह से ब्रोंकाइटिस जो है उसके साइंस एंड सिम्टम्स हैं और ये बहुत ही एक कॉमन एक बीमारी है। दूसरा जो डिसऑर्डर है वो दैट इज़ एम्फिज़ीमा। एम्फिज़ीमा जो है उसका मतलब ये है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई की जो वॉल्स हैं अगर वो तबाह हो जाती हैं तो उसका मतलब ये है कि आप सांस सही से नहीं ले पाएंगे, आपके अंदर जो सारी गैसेस एक्सचेंज हो रही है वो सही से नहीं हो पाएगी। अब होता उसमें ये है कि जो हमारे एल्वियोलाई हैं, एल्वियोलर स्ट्रक्चर्स हैं, वो छोटे छोटे उन्होंने सैक्स बना के मिल के एक बड़ा सैक बनाया होता है। हर ब्रोंक्यूल जो है, फाइन ब्रोंक्यूल्स के आगे जो एल्वियोलर डक्ट्स डेवलप होती हैं उसके आगे इसी तरह के एल्वियोलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब ये जो छोटे छोटे सैक्स होते हैं जब इनकी वॉल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं तो दरमियान में से वो बिल्कुल खाली हो जाते हैं, वो एक बिगर सैक बना देते हैं। अब वो बिगर सैक जो है उसका मसला ये है कि दैट प्रोवाइड्स लेस सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज, कि जितना सरफेस एरिया हमारे
प्रॉपर एफिशिएंट गैशियस एक्सचेंज के लिए रिक्वायर्ड होता है वो उतना नहीं रहता और वो सरफेस एरिया कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है, सेचुरेशन है, वो लो हो जाती है। अब यू कैन सी इस डायग्राम में भी ओवर हियर कि यहाँ पे एक डिफरेंस बताया हुआ है एक हेल्दी एल्वुलाई और एक एम्फिजिमा सफरर के एल्वुलाई में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो बाउंड्रीज़ हैं ये बहुत क्लियरली डिफाइंड है, जैसे कि 1, 2, 3 ये सारे के सारे एल्वुलर स्ट्रक्चर्स जो हैं ये एक एल्वुलाई के अंदर डिफरेंट सैक्स हैं जो बहुत ज़्यादा डिफाइंड है। दूसरी तरफ अगर आप इस साइड पे आएँ तो यहाँ पे आप एक आउटर बॉडी ये देख सकते हैं कि ये एक आउटर रीजन है, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि अंदर वाली जितनी भी वॉल्स थी, जैसे कि ये वॉल यहाँ पे होनी चाहिए थी, एक वॉल इधर भी होनी चाहिए थी, इधर भी होनी चाहिए थी, तो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और एक लार्जर सैक उन्होंने बना दिया हुआ है। और उस लार्जर सैक का मसला ये है कि उसके पास बहुत लेस सरफेस एरिया है एज़ कम्पेयर्ड टू अ नॉर्मल हेल्दी पर्सन जिसके एल्वुलाई ऐसे दिखने चाहिए। अब एम्फिजिमा के हम साइंस एंड सिम्टम्स देख लेते हैं। साइंस एंड सिम्टम्स क्या है कि सबसे पहले तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है कि एक इंसान को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी पेश आती है, आपकी जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो भी कम हो जाती है। देन वी हैव फटीग, क्योंकि आपकी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही, आप सही से सांस नहीं ले पा रहे, तो आपको फटीग का एहसास होगा, आपको थकावट का एहसास होगा। उसके साथ साथ जब आपके एल्वुलाई इतने जो हैं वो डैमेज हो चुके होते हैं, इट कैन इवन कॉज वेट लॉस। और उसके अलावा जब आपके एल्वुलाई में ये प्रॉब्लम आ जाता है तो वहाँ पे फ्रीक्वेंट जो है वो इन्फेक्शंस का भी चांस जो है, जो रेस्पिरेटरी कॉमन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं, बार बार उनके होने का भी चांसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज योर सिस्टम इज़ नॉट वर्किंग एफिशिएंटली। देन वी हैव निमोनिया। अब निमोनिया जो है वो क्या है, वो एक इन्फेक्शन है लंग्स की। अब इन्फेक्शन जो है वो लंग्स में दोनों में भी हो सकती है और सिंगल में भी हो सकती है। अगर सिंगल में हो तो निमोनिया, अगर दोनों लंग्स को वो इन्फेक्शन जो है वो इफ़ेक्ट कर रही हो तो हम उस इन्फेक्शन को कहते हैं डबल निमोनिया या डबल लंग निमोनिया। अब ये इन्फेक्शन होती किस वजह से है, ये एक बैक्टीरियम की वजह से होती है और ये बैक्टीरियम का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अब ये बैक्टीरियम जो है ये बहुत जो है सिवियरली आपके लंग्स को डैमेज कर सकता है और इस इन्फेक्शन में बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो आगे देखेंगे। बट फॉर नाउ यहाँ पे आप एक डिफरेंस देख सकते हैं कि किस तरह से जो एक नॉर्मल हेल्दी बंदे के लंग्स हैं और एल्वुलाई हैं उसमें और एक निमोनिया पेशेंट के एल्वुलाई में क्या डिफरेंस होता है। सो ओवर हियर व्हाट वी हैव इज़ एल्वुलाई ऑफ अ हेल्दी पर्सन, ये कि प्रॉपर हैं, उसमें कोई एक्सेस फ्लूइड नहीं जमा हुआ हुआ। जबकि अगर हम इधर आएँ, इधर जो निमोनिया पेशेंट है उसके जो लंग्स हैं उसमें बहुत सारे रीजन में यहाँ पे एक फ्लूइड इकट्ठा हुआ है। अब ये जो फ्लूइड है इसका मसला ये है कि जब बहुत ज़्यादा फ्लूइड एल्वुलाई के अंदर इकट्ठा हो जाता है तो वो अपना फंक्शन प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर सकते और जो गैशियस एक्सचेंज होनी थी, अगेन ये सारा का सारा एरिया जो है ये ऑक्यूपाई हो गया है फ्लूइड से। तो जो रिमेनिंग पोर्शन है ये वाला सिर्फ वही गैशियस एक्सचेंज परफॉर्म करेगा। तो अगेन ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। फिर जो निमोनिया है उसके साइन एंड सिम्टम्स ऐसे पता चलता है कि चेस्ट पेन होती है, चेस्ट में टाइटनेस जो है वो फील होती है क्योंकि ऑब्वियसली आपके जो एल्वुलाई हैं उसमें पानी पड़ जाता है। नॉर्मली उसको ये इन अल्फाज में कहा जाता है कि पानी पड़ गया है। तो निमोनिया में जो फ्लूइड है वो एक उन सैक्स में भर जाता है, उसकी वजह से चेस्ट पेन होती है, आपके सर में दर्द होती है क्योंकि आपको सांस लेने में दुश्वारी है। फिर कफ होती है, स्प्यूटम कफ, ये कि जो म्यूकस आपके अंदर जो स्प्यूटम प्रोड्यूस हो रहा है वो भी रिलीज़ होता रहता है वक्तन फ़वक्तन, और साथ आपके जो एल्वुलाई हैं उनमें भी एक फ्लूइड प्रोड्यूस हुआ होता है तो समटाइम्स वो भी बाहर आ रहा होता है। आपकी जो स्किन है वो थोड़ी पेल की तरफ टोन की तरफ चली जाती है। उसके साथ साथ आपको अपनी बॉडी बहुत हीट अप हुए लगती है, आपको बुखार होता है क्योंकि किसी भी इन्फेक्शन के जो रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी जो है वो आपको एक टेम्परेचर हाई कर देती है, तो वो फीवर भी निमोनिया का एक बहुत बड़ा पार्ट है।
Then what we have is कि we have asthma. अब asthma क्या है कि asthma is a form of allergy. अब एलर्जी क्या है कि बहुत सारे लोगों को डिफरेंट चीज़ों से एलर्जी होती है, पोलन से एलर्जी होती है, डस्ट से होती है, हाउस कैट्स जो होती हैं उनसे हो सकती है, और देयर आर न्यूमरस थिंग्स, इवन खाने पीने की चीज़ों से भी एलर्जीज हो सकती हैं. अब ये जो पर्टिकुलर काइंड ऑफ एलर्जी है एस्थमा, ये स्पेसिफिकली आपके जो ब्रोंकाई हैं उनको टारगेट करती है कि उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है. जब आपकी ब्रोंकाई जो हैं वो इन्फ्लेम्ड होते हैं, उसमें एलर्जी का जब अटैक हो, मतलब जब भी आपको एलर्जी होती है तो वो इन्फ्लेमेशन के रिस्पॉन्स में वहाँ पे म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही होती है. दैट म्यूकस प्रोडक्शन प्लस द कंस्ट्रिक्शन ऑफ दोज ब्रोंकाई, ये आपके एयरवेज को नैरो कर देते हैं. अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम एक नॉर्मल एयरवे की बात कर रहे हैं कि दिस वन ओवर हियर इज़ अ नॉर्मल एयरवे, ठीक है. लेकिन देन एस्थमेटिक एयरवे क्या है कि ये आप देख सकते हैं कि सारी कंस्ट्रिक्शन हुई है, ये सारे जो रीजन हैं ये ऐसे नहीं होने चाहिए, जबकि ये ऐसे, बिकॉज जो आपके ब्रोंकाई हैं, ये जो आपके ब्रोंकाई हैं, इनकी जब इन्फ्लेमेशन हुई है तो दरमियान में जो खाली रीजन थी वहाँ कम जगह रह गई है. फिर क्या होता है कि जब एक बंदे को अटैक हो रहा हो एस्थमा के, क्योंकि अटैक्स होते हैं ये कुछ टाइम से बहुत सवेयर हो जाता है. नॉर्मली भी आपके जो ब्रोंकाई हैं वो कंस्ट्रिक्ट हुए होते हैं, लेकिन अगर कोई जो स्टिमुलस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आए तो एकदम से एस्थमा का अटैक आता है. और उस अटैक के दौरान आप देखेंगे कि ये आपके जो ब्रोंकाई हैं वो फर्दर कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, और इसके अंदर ओवर हियर यू कैन सी के म्यूकस कितना ज़्यादा है. तो इसकी वजह से आपका जो सांस लेने का जो अमल है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होता है, और आपके लिए सांस लेना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है. और एस्थमा का जो अटैक है वो फेटल भी साबित हो सकता है अगर फ़ौरन से उस बंदे को जो है वो मेडिकेशन ना प्रोवाइड की जाए इन द फॉर्म ऑफ एन इंजेक्शन, एन इनहेलर और समथिंग. दैट डिपेंड्स अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम. अब एस्थमा जो है उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं. एक वीजिंग एक आवाज़ कहते हैं कि जब कोई बोले या सांस ले तो अंदर से सीटी बजने की आवाज़ आए या एक पर्टिकुलर श्रिल सी साउंड निकले म्यूकस के होने की वजह से, उसको वीजिंग कहते हैं. उसके साथ खांसी होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, कॉमन कोल्ड, हर टाइम आपको कुछ ना कुछ खांसी लगी ही रहती है. फिर एस्थमा की वजह से आपको चेस्ट पेन्स भी होती हैं, क्योंकि आपकी जो है आप सांसें ही नहीं ले पा रहे होते हैं. आपको रात के टाइम पर्टिकुलरली खांसी ज़्यादा हो रही होती है, और एस्थमा के अटैक्स भी और ये जो सांस लेने का और वीजिंग का प्रोसेस है, प्रॉब्लम है, ये भी रात के टाइम ज़्यादा होता है. फिर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम है, आपको टेकीकार्डिया भी हो सकता है. टेकीकार्डिया का मतलब है कि आपकी जो हार्ट के रिदम्स हैं या आपकी हार्ट बीट का रिदम है वो डिस्टर्ब हो जाए. और दूसरे आपको नींद का प्रॉब्लम भी हो सकता है इन सारे प्रॉब्लम्स की वजह से. तो इस तरह से ये सारे के सारे साइंस एंड सिम्टम्स हैं एस्थमा के. और एस्थमा को यूजुअली डिफरेंट दूसरे जिस तरह एलर्जी को ट्रीट किया जाता है उसी तरह इसके लिए मेडिकेशंस एंटी एलर्जिक्स भी ली जा सकती हैं, और जो है कुछ कॉमन इनहेलर्स वगैरह हैं जो कि इमरजेंसी की सूरत में एस्थमेटिक पेशेंट्स के पास हर टाइम मौजूद होते हैं.